Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना। सवाल ही कर रहा है हमसे, क्वेश्चन ही कर रहा है। तो चैप्टर पढ़ लिया था हमने। अब क्या करेंगे, चैप्टर के बीच में जो मैप को फाइंड आउट करना है, लोकेशन को फाइंड आउट करना है, जो बीच बीच के क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, वो हम अब करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बीच बीच से क्वेश्चन आपको आ जाते हैं और चैप्टर के टॉपिक की बात की है, तो ऑब्वियसली हम क्या करें, छोड़ने से अच्छा हम उसको क्या करेंगे, लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। इसीलिए मैं इसको बाद में करा रही हूँ, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। हम स्टार्ट कर दे फटाफट से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। किसी भी चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, अगर बुक में दी है तो दैट मीन्स वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर कर दो, है ना, लाइक शेयर कर दो। सबसे पहले ही देखो मैप आ गया, मैंने मैप का बोला और मैप आ गया, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पहले ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आप सोचोगे कि भाई हम अलग कर दे पाकिस्तान इंडिया, सब अभी एक ही है, क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बंटवारा तो अब बाद में ही होगा, जब आप 8th में चले आएंगे एंडिंग में तब होगा बंटवारा, अभी तो सब एक ही चल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पेज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, पेज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलो रेड ले लेती हूँ, क्योंकि हमें मतलब मैप का काम करना है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। आपको पेज 2 में ऐसे मैप दिया है ना, मैप 1 है, पहला मैप है, पेज 2 में दिया है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 1 का है, कंफ्यूज नहीं होना है, पर मैप पेज 2 में दिया है। आपको बस सिंपल छोटू सा काम करना है, नर्मदा नदी ढूंढनी है। तो देख लो यहाँ इजी है, नर्मदा नदी कहीं दिख रही है, कहाँ दिखेगी, देखो जरा। ये पूरा क्या दिया है हमें, ये अगर हम देखें तो पूरा रिवर ही रिवर के बारे में, सारी रिवर ही रिवर है। देख लो कहाँ दिख रही नर्मदा, मुझे तो दिख गई, आपको दिख रही है, ये रही, ये देखो, ये जो जा रही है ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। ये जो जा रही है ये कौन सी है, ये हमारी नर्मदा रिवर है। एक बात आप ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो हमारी रिवर्स हैं सारी, अच्छा चलो ये तो हमने हाँ पढ़ा था, हमारे टॉपिक में भी था कि कुछ रिवर्स जो हैं ऐसी होती हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, है ना, ड्रेन होती, वहाँ बहती है। कुछ रिवर है जो कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके, है ना। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। बाकी रिवर आप जो देखोगे ना वो यहीं पर ही गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। चलो अभी तो हमें नर्मदा लोकेट करने के लिए बोला था, तो ये लिखा है नर्मदा, तो ये हमारी नर्मदा रिवर है। फिर से बना दूं, चलो थोड़ा सा पतले उससे बना देते हैं। ये देखो ये लिखा है नर्मदा, ये रही, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, हमारी नर्मदा रिवर। क्लियर, देख लिया ना, मिल गया ना, इजी है ना। चलो क्वेश्चन सेकंड, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको सुलेमान और किरथर हिल्स को फाइंड आउट करना है नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन होता है वेस्ट का, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ का, ठीक है। ये होता है हमारा साउथ और ये होता है हमारा ईस्ट। पता है ना डायरेक्शन, पता है कि नहीं। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट इस साइड, ईस्ट उस साइड। तो हमें क्या बोला है, नॉर्थ वेस्ट साइड, यानी इस वाले इलाके में जो मिलेगा, इस वाले एरिया में। अब इस वाले एरिया में यहां भी मिल सकता है, यहां भी, बट एक डायरेक्शन दिया है कि नॉर्थ वेस्ट, यानी बीच में, यानी नॉर्थ और वेस्ट ऐसे जो आएगा। तो हमें कौन सा हिल बताना है, कौन सा हिल ढूंढ के बताना है, सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड। तो आपको ये तो नदी है, रिवर नहीं बोला हमसे, हिल्स बोला है। तो सुलेमान आपको दिख रहा है, ये देखो, ये सुलेमान और ये किरथर, मिल गए, लोकेट कर लिया। यही ढूंढना था ना हमें, मिल गया। ये रहा सुलेमान, ये किरथर। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में ना, यहाँ पे बीच में नॉर्थ वेस्ट। अगर बिल्कुल ऊपर होता तो सिर्फ नॉर्थ होता, या बिल्कुल यहाँ पे होता तो वेस्ट होता, लेकिन बीच में ऊपर साइड भी है और थोड़ा इस साइड भी है, वेस्ट साइड भी, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, चलो अच्छा चलो एक काम करो, मैं ये है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं आंसर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो ये नर्मदा रिवर है, दिख रही है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट आंसर का, फिर सेकंड पे भी ऐसी बता देती हूँ। ले लिया, वैसे तो इजी है। इसका देख लेते हैं, सुलेमान और किरथर बोला था, तो ये है सुलेमान, ये किरथर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा आंसर है।
चलो, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब हमें गारो हिल्स को लोकेट करना है और किसको लोकेट करना है, विंध्या रेंज को, ठीक है। तो गारो हिल्स क्या बोला है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ यानी ऊपर, ईस्ट यानी ये वाला डायरेक्शन, यानी ऐसे जो बीच में आएगा ये वाला डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट रहेगा, वेस्ट लिख रही हूं मैं भी, ठीक है, ये ऐसे जो बीच में यहाँ पे आएगा, क्लियर, जैसे नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आ रहा था ऐसे नॉर्थ ईस्ट, क्लियर। तो देखें कौन सा हिल बोला है हमें, गारो हिल, तो दिख गया आपको गारो हिल, ये रहा गारो हिल्स, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर साइड है तो नॉर्थ ईस्ट है ना, गारो हिल्स, क्लियर। और दूसरी चीज क्या बोली, हमें विंध्यास को ढूंढना है और क्लियरली लिखा है सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य में, मध्य भारत में हमें मिलेगा। तो विंध्यास दिख रही है आपको, ये रही विंध्यास, ये लिखा है विंध्यास, ठीक है, दिख गई, इजी है ना। ये गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट साइड है, ये विंध्यास सेंट्रल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, चलो फटाफट से। वैसे तो आप ढूंढोगे तो मजा ही आएगा, इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ ढूंढना ही है ना। जैसे मम्मी बोलती ना, अरे वो सामान ढूंढ के लाओ, तो ऐसे ही आपको पूछा, बोला है कि भाई मैप में इस चीजें ढूंढो, लोकेट करो, तो आप लोकेट कर रहे हो, है ना। चलो, क्वेश्चन 4, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आपको इंडस रिवर है ना, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ढूंढना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है भैया, याद है मैंने बताया था, सहायक नदियां होती हैं। जब क्या होता है, छोटी 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 रिवर मिलके ऐसे बह रही है, वो बड़ी रिवर से मिल जाती है कि दीदी दीदी चलो चलो, हम छोटे छोटे बच्चे, हमें अपने साथ ले चलो। तो छोटी छोटी नदियां बड़ी दीदी के साथ मिल जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, ट्रिब्यूटरीज बन जाती है कि भाई देखो हम तो बड़ी दीदी की क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। तो ऐसी हमें इंडस की ट्रिब्यूटरीज बतानी है। तो ये रही इंडस, ये लिखा है ना यहाँ पे इंडस रिवर, लिखा है कि नहीं लिखा, ये देखो ये इंडस रिवर है। अब ये अलग अलग जो मिल जा रही है रिवर, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। तो यही हमें लोकेट करने के लिए बोला था। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं इस लोकेशन में, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या हम ये देख पा रहे हैं, इतना एरिया, ये देखो इंडस, ये इंडस नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरी सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये ट्रिब्यूटरीज है। इजी है, क्लियर हुआ। ट्रिब्यूटरीज याद हो गई कि जो जब बड़ी बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, है ना, वो क्या हो जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, सहायक नदियां। चलो, क्वेश्चन 5, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल द सन। हमें सोन नदी बोलते हैं जिसको, तो पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, लोकेट करना है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे हमने किसकी ट्रिब्यूटरी देखी थी, इंडस की, चेनाब वगैरह ऐसी बनी हुई है, ऐसी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन को ढूंढना है। तो गंगा दिख रही है कहीं आपको, बिल्कुल दिख रही है, लिखा है गंगा, ये है गंगा, ये लिखा है गंगा रिवर। और कौन सी बोली उसकी ट्रिब्यूटरी, सन, ये देखो साथ में निकल रही ना यहाँ से सोन, क्लियर हुआ। तो ये हमें लोकेट करना था। तो गंगा और सोन आपको लोकेट हुई, ये रही गंगा, ऐसे ऐसे जा रही है, ये है सोन, ये भी लिखा है गंगा, गंगा रिवर, क्लियर। आगे बढ़े, चलो, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, है ना। हमने टॉपिक जब पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, हमने देखा था कि लोग ट्रैवल करते थे पुराने टाइम पे। रीजन क्या कहते हैं उनके पुराने टाइम पे ट्रैवल करने के, तो अगर वो याद करें हम, तो क्या रीजन वो होता था, जैसे कि एक ही जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे वेजिटेशन की कमी हो गई, पेड़ पौधे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना, या नदियां सूख रही है, या अकाल पड़ गया है, तो दूसरी जगह जाते थे। इस कारण पुराने टाइम के लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने खाने पीने की तलाश में, हंटिंग वगैरह के लिए, है ना, रिवर पानी वगैरह के कारण, बहुत से रीजन थे, या क्लाइमेटिक चेंज हो गया तो भाई दूसरी जगह चले गए, इस तरीके से। पर आज के टाइम में लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या रीजन है जो आज के टाइम में लोग ट्रैवल करते हैं, बताइए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। आप नोटिस करते होंगे ना, देखते होंगे ना कि जैसे आप देख रहे होंगे, अरे देखो वो ट्रैवल बहुत करता है, घूमता रहता है, तो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई जगह घूमने जाना चाहते हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है ना। लोग टूर वगैरह करते, टूरिंग पे जाते, तो ये भी ट्रैवलिंग हुई, है ना। तीर्थ यात्री होते लोग, तीर्थ यात्रा पे जाते, पिलग्रिम, ये भी ट्रैवलिंग हुई। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। रिलेटिव क्या जा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग हुई, ठीक है। चलो देखते हैं, पीपल ट्रैवल फॉर मेनी रीजन्स इंक्लूडिंग, लोग जो ट्रैवल करते हैं बहुत से रीजन्स इसमें शामिल है।
पहला रिलैक्सेशन, 54% of travelers say that their primary reason for traveling is to relax and get away from daily stress. जैसे मैं हूँ, मुझे लगे अरे यार कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो मैं चली गई घूमने, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, है ना, घूम रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन फ्री होना है, स्ट्रेस फ्री होना है। क्लियर, ठीक है। तो 54% लोग ट्रैवल करते हैं, उनका प्राइमरी रीजन ट्रैवलिंग का अगर हम 54% लोगों का लेके चले तो आजकल तो घूमने का बहुत ट्रेंड बन चुका है। स्टोरीज, इंस्टा स्टोरीज वगैरह, फेसबुक आप देखते रहते होंगे, स्टेटस वगैरह डलते रहते हैं सारी स्टोरीज, तो क्या दिखता है, ज्यादातर लोग घूम ही रहे, एक्टर एक्ट्रेसेस घूम ही रहे, है ना लोग। इसीलिए आपको समझ में आएगा ना कि 54%, आधे से भी ज्यादा जो ट्रैवलर हैं उनका पर्पस घूमने का ही है, एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना, रिलैक्स करना, ठीक है। Visiting family and friends, about half of travelers plan to visit family and friends when they travel. अब लोग ट्रैवल करते हैं कई बार, जैसे आप छुट्टियों की बात करें, वेकेशंस की बात करें, या आपके पापा मम्मी छुट्टी लेते हैं तो जाते हैं ना अपने फैमिली या फ्रेंड से मिलने, ट्रैवल करते कि चलो अब कुछ दिनों के लिए नानी के यहाँ जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए दादी के यहाँ जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए चाचू के यहाँ जा रहे हैं, कुछ दिनों के लिए मासी के यहाँ जा रहे हैं, यही सब चलता रहता है ना। तो फैमिली या फ्रेंड से मिलने के लिए। हैविंग एन एडवेंचर, एडवेंचर पर्पस, जैसे traveling allows to conquer new territory and do something different and exciting, है ना। अगर मैं बात करूँ एडवेंचरस पर्पस की, तो आप जब ट्रैवल करते हो तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, है ना। अरे चलो रिवर राफ्टिंग करने चलेंगे, हम जाएंगे पहाड़ों पे, माउंटेनियरिंग करेंगे, है ना, माउंटेनियरिंग बोलते हैं जो चढ़ते पहाड़ में चढ़ेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, है ना, या चलो स्विमिंग वगैरह करेंगे तो साउथ साइड, इस साइड बीच में घूमने जाएंगे, है ना, या चलो कहीं पैलेस चलते हैं घूमने फिरने, मतलब एडवेंचर करने, या किसी कैंप करने चलते, कैंपिंग करने चलते फॉरेस्ट वगैरह ऐसे जंगल वाले एरिया में एडवेंचर करने के लिए, ठीक है। उन्हें अच्छा लगता है, जैसे एक्साइटिंग चलो करते, कुछ लड़के होते हैं ना कि चलो यार भाई एक्साइटिंग वाला कुछ काम करते हैं, एक्साइटमेंट, चलो पहाड़ वहाड़ चढ़ेंगे, पहाड़ वाले एरिया में चलते हैं, चलो कैंपिंग करेंगे, जंगल में जाएंगे, बढ़िया रहेंगे, है ना, कैंप वगैरह लगाएंगे और मस्त एक्सप्लोर करेंगे। परसुइंग अ लाइवलीहुड, सम पीपल ट्रैवल टू फाइंड जॉब्स, भाई कुछ कुछ तो जॉब्स के लिए भी ट्रैवल करते हैं। आजकल होता है ना कि सेम सिटी का तो ट्रेंड ही चला गया, आजकल तो एक तरीके से ट्रेंड और इंपॉर्टेंस बन गई है, जरूरत बन गई है कि दूसरे स्पेशली बड़ी बड़ी सिटीज में जाके, जहाँ अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो क्यों ट्रैवल होना, सम पीपल ट्रैवल टू फाइंड जॉब्स, भाई जॉब्स वगैरह की तलाश में काफी लोग ट्रैवल करते हैं, एक रीजन ये भी है। क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा, रिलैक्सेशन के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। आज के टाइम की बात करें, है ना, फैमिली और फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर करने के लिए ट्रैवल करते हैं, और लाइवलीहुड को परस्यू करने के लिए ट्रैवल करते हैं। चलो, एजुकेशन, सम पीपल ट्रैवल फॉर एजुकेशन, भाई कुछ लोग जो हैं, हम बोलते होंगे ना, आपने नोटिस करा होगा कि अरे हम तो यहाँ रहते नहीं थे लेकिन हम स्कूल के कारण यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में अच्छे स्कूल नहीं है, हमारे सिटी में, या आप कॉलेज वगैरह जाएंगे तो काफ़ी ऐसे आपको बच्चे पता चलेंगे, स्टूडेंट्स पता चलेंगे जो बोलेंगे हम तो हॉस्टल में रहते हैं, है ना, क्योंकि हम दूसरे सिटी के हैं या दूर से आते हैं। क्यों, एजुकेशन का पर्पस, क्योंकि उनके शहरों में रहता नहीं तो दूसरे शहरों में आते हैं जहाँ पे अच्छे स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस होते हैं। Attending meetings and conferences, some people travel to attend official meetings and conferences, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होनी होती है या मीटिंग होनी होती है इंपॉर्टेंट, तो लोग ट्रैवल करके जाते हैं ना कि भाई हमें, हमारी मीटिंग है तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक रीज़न ये है ऑफिशियल वर्क। पिलग्रिमेज, सम पीपल ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज, वही तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा भी रीज़न है। जैसे हम स्पेशली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देखते हैं कि थोड़ा रिटायरमेंट वगैरह हो गया, शादी वादी हो गई बच्चों की, तो जो है ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इस भगवान के दर्शन कर रहे हैं कभी, या कोई मक्का मदीना जा रहा है ना, ऐसे चलता रहता है, तो पिलग्रिमेज का रीज़न है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जो आज के जमाने के लोग ट्रैवल करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले के जो अर्ली हंटर एंड गैदरर्स थे, क्या हम ये सुनते थे कि पढ़ने जा रहे हैं, ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उनका अलग रीजन था कि अरे यहाँ पे पेड़ पौधे अब खत्म हो रहे हैं तो दूसरी जगह चलो जहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ पे जानवर नहीं है, हंटिंग नहीं हो पाती तो ऐसी जगह चलो जहाँ जानवर मिलेंगे, और जानवर कहाँ मिलते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी जगह चलो जहाँ पानी होगा वहाँ पे जानवर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों का रीजन ट्रैवल करने का, मूव करने का वो है, हमारा आज के टाइम पे ये रीजन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 का, ठीक है। वरना आप सोच रहे हो कि मैम क्यों हमें इतना ट्रैवल करा रही है, ये रिलेट करके इसलिए मैंने शुरू करके क्वेश्चन बता दिया कि हमने जब पढ़ा था तो उनका रीजन ये था अर्ली पीपल का, हमारा ये है, हमसे पूछा भी गया था कि आज के टाइम पे लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। चलो, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। भाई आपको एटलस देखना है और वहां पे ईरान
और ग्रीस को लोकेट करना है ना, ईरान और ग्रीस को आपको लोकेट करना है, तो ऑब्वियसली इजी है, ये आप खुद ही करेंगे। जैसे हमने मैप था बुक में, तो हमने क्या कर लिया, नदी वगैरह हिल्स वगैरह लोकेट कर ली, तो ऐसे ही आप एटलास देखेंगे, वर्ल्ड मैप जैसा रहेगा, उसमें ग्रीस और ईरान को आपको लोकेट करना है। ठीक है, चलो Question 8. Can you think of the advantages of writing on a hand surface and what could have been the difficulties? पेज नंबर 5 का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमसे कि क्या आप कुछ ऐसे फायदे एडवांटेजेस बता सकते हैं, है ना, एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, कि आप हार्ड सरफेस पे लिख रहे हो, किस पे, हार्ड सरफेस पे लिख रहे हो, तो इसके कुछ एडवांटेज होंगे क्या, कि कोई ऐसे कठोर ऐसी हार्ड चीज पे ऐसे लिख रहा है कार्विंग करके, लेकिन डिफिकल्टीज भी क्या हो सकती है, एडवांटेज भी बताने हैं और बेसिकली डिफिकल्टीज भी बतानी है। बताइए क्या हो सकता है। हार्ड सरफेसेस पढ़ा था ना हमने, कार्विंग वगैरह करनी पड़ती जिसमें। चलो, advantages of writing on hard surface are it lasts for long time, it is very hard to erase, it is not affected by pests or any microorganisms, but the major difficulty in writing on a hard surface is it takes a lot of time and effort to inscribe matter on the surface. Sometimes it may take months and years for writing. Writing letters in perfect shape on hard surface is also very difficult. देखो फायदा ये है कि खराब नहीं होगा, मिटेगा नहीं, है ना, धुंधला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। तो अगर हम हार्ड सरफेस पे राइटिंग करते हैं तो ये लंबे समय तक वैसी की वैसी रहती है। एक फायदा ये है, इट इज वेरी हार्ड टू इरेज, उसको हटाना, इरेज करना बहुत ही मुश्किल, इतना आसान नहीं कि आपने हटा दिया। आप सोचो कोई चीज जो इतनी मेहनत से करी जा रही है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता, है ना, जो लंबे समय तक रहता है, तो यानी उसको करने में भी तो टाइम लगेगा, उसको बनाने में भी तो टाइम लगेगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय पेस्ट और एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब अफेक्ट नहीं पड़ना उसको इतने आसानी से बेसिकली। अब जब इतने आसानी से उसको कुछ होना नहीं है, तो क्या उसको बनाना भी इतना आसान होगा? कॉमन सेंस अगर हम यूज करें तो भाई नहीं, डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी क्या होती है? क्योंकि आपको कठोर हार्ड सरफेसेस पे लिखना है, राइटिंग करनी है, तो ये क्या लेता है, बहुत सारा समय आपका लेता है, बहुत सारे एफर्ट्स आपके लगते हैं। कुछ भी आपको सरफेस में लिखना है, हार्ड सरफेस में, तो बहुत टाइम जाएगा, उसको खदोड़ खदोड़ के ऐसे खुरखुर करके उसमें लिखना है, शेप देना है। Sometimes it may take months and years for writing. कई बार तो महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं लिखने में, है ना, प्रॉपर आपको राइटिंग करने में कि क्या आप लिख रहे हो। Writing letters in perfect shape on hard surface is also very difficult. अब आप कोई भी लेटर लिख रहे हो लेकिन उसे आपको परफेक्ट शेप में लिखना है हार्ड सरफेस में, तो ये भी बड़ा ही मुश्किलात से भरा काम है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम ये कहेंगे कि हार्ड सरफेस में लिखने का फ़ायदा है कि चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, इरेज नहीं हो सकती, हट नहीं सकती, मिट नहीं सकती इतनी आसानी से। अब जो चीज़ इतने आसानी से कुछ उसका हो नहीं सकता, हम कुछ बैंड नहीं बजा सकते, उसकी मिटा नहीं सकते, तो बनने में भी तो उसको मेहनत लगेगी, तो डिफ़िकल्टीज होती है ना, दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। जो अगर आप लिख रहे हो तो लिखने वाला समझ में भी आए कि लिखा क्या है, तो उसको भी प्रॉपर शेप देना है आपको, तो मेहनत का काम है भैया, डिफिकल्ट तो है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? अच्छा ये बताओ, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? लाइक शेयर कर दो अगर नहीं किया है तो, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन 9 पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको क्या लगता है कि क्या कभी आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े वगैरह भी मिलते होंगे? जैसे वो क्या करते हैं, है ना, वो सोर्सेज वगैरह रिमेन्स जो रहते हैं उनको मिलते हैं, कॉइन्स मिल गए, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिल गए, पेंटिंग मिल गई, इसको स्टडी करते हैं वो लोग, है ना, पता लगाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी का है, कब का है। तो क्या उन्हें क्लोथ्स भी मिले होंगे फ्रीक्वेंट तरीके से, कि कपड़े वगैरह क्या है, कैसा क्या है? जैसे हम कॉइन्स वगैरह, स्टोन्स की, ये सब तो बात करते ही हैं, लेकिन क्लोथ्स मिलते होंगे क्या? चलो देखते हैं। यस, cloth has been found in various ancient civilizations. Cotton, silk, cloth, etc. have been found in India. Cloth fiber is preserved in many civilizations. It helps in knowing the social life and time period of that civilization. देखो भाई, कपड़े वगैरह भी तो पहनते ही होंगे, है ना,
बाद में, जैसे ज़्यादा तो स्टार्टिंग की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिविलाइजेशन की ओर गए, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है ये लोग अपग्रेड हुए, इन लोगों में एक कल्चर आया, एक सिविलाइजेशन आया, बेसिकली उठे, थोड़ा सा अर्बन, थोड़ा सा इन्होंने स्टाइल अपनाया, थोड़ा सा अपग्रेड हुए। तो जब अपग्रेड हुए तो चीज़ों, कपड़े वगैरह का भी अपग्रेडेशन हुआ होगा। तो यस, ये बात सही है कि क्लोथ्स हम मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को क्लोथ्स भी बहुत मिले, जैसे कॉटन या सिल्क क्लोथ, ये कपड़े बहुत मिले इनके, ठीक है। हैव बीन फाउंड इन इंडिया, क्लोथ फाइबर इज रिजर्व्ड इन मैनी सिविलाइजेशन, बहुत से सिविलाइजेशंस में जो क्लोथ फाइबर है उनको प्रिजर्व करके रखा भी गया हुआ है। इट हेल्प इन, ये किसके लिए मददगार होते हैं, सोशल लाइफ और टाइम पीरियड को पता करने के लिए, कि उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन था उस टाइम पे कैसा सोशल पीरियड, क्या टाइम चल रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन 10 पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे, किस तरीके से जो कॉइन है जो आज हम यूज करते हैं, है ना, डिफरेंट होते हैं जो पहले यूज होते थे, मतलब पहले के कॉइन से आज के कॉइन्स, सिक्के कैसे डिफरेंट होते हैं, बताओ। पहले के सिक्के कैसे रहते थे, अलग अलग शेप्स के रहते थे। आज के सिक्के कैसे हैं, क्या आपको अलग अलग शेप के देखने को मिलते हैं, आपको राउंड ही मिलेंगे, है ना, डिज़ाइन जो है उसमें अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन राउंड ही मिलते हैं, स्क्वायर या ट्राइंगुलर मिल जाते हैं क्या, नहीं ना। चलो देखते हैं। The coins that were in use about 2500 years were made of precious metals like silver, gold और copper, है ना। अगर हम बात करें जो पुराने टाइम के, लगभग ऑलमोस्ट जो है 2500 सालों पहले की बात करें, 205 ईयर्स लगभग जो यूज़ हुए हैं, है ना, वो किससे बने, प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड और कॉपर से, है ना। तो द कॉइन्स दैट वर इन यूज अबाउट 2500 ईयर्स, जो लगभग 2500 सालों तक हम कह सकते हैं यूज हुए हैं, तब यूज होते होंगे इस जमानों में, है ना, वो किससे बने होते हैं, ध्यान देना, सिल्वर से, गोल्ड या कॉपर से बने हुए सिक्के रहते थे। बट प्रेजेंट कॉइन्स आर मेड ऑफ स्टील, लेकिन आज के कॉइन्स की हम बात करें स्टील के बने हुए। ओल्ड कॉइन्स आर हैवी वेटेड वेयर एज न्यू कॉइन्स आर लेस वेटेड, पुराने कॉइन्स की बात करें, पुराने सिक्कों की बात करें, वो काफ़ी भारी भरकम रहते थे, लेकिन आज के लाइट वेट है। क्या हमें हैवी लगते हैं क्या कॉइन, हाँ, बहुत सारा कॉइन का अगर पैकेट हो हाथ में तो वो इकट्ठा मिलकर हैवी लगता है, बट वैसे हैवी लगता है क्या, नहीं। द शेप ऑफ न्यू कॉइन्स इज ऑल सर्कल्स, whereas the old coins have various shapes like rectangle, imperfect square और circle। आज के कॉइन का शेप हमें राउंड ही मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें जो पुराने कॉइन्स की, तो उनके शेप कैसे देखने को मिलते हैं, रेक्टेंगल शेप का मिल जाएगा, है ना, या स्क्वायर भी मिलेगा तो वो भी प्रॉपर स्क्वायर शेप में नहीं मिलेगा, और सर्कल शेप में। The images on old coins were animals, kings, gods, goddesses, but in new coins the value of coins is printed in it। अगर पुराने कॉइन्स को देखें तो उनमें इमेजेस किन की बनी दिखेगी, जैसे जानवरों की इमेज बनी होगी, राजा की इमेज बना दी, किसी भगवान की इमेज बना दी, देवी की इमेज बना दी, देवी देवताओं की इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन आज क्या हमें भगवानों की, जानवरों की इमेज देखने को मिलती नहीं, हमें क्या दिखता है, वैल्यू लिखी रहेगी 2, 1, 5, 10, इस तरीके से। आज क्या कोई जानवर बना दिखता है आपको कॉइन में, ठीक है। तो पुराने कॉइन और आज के कॉइन में क्या डिफरेंस है, तो पुराने कॉइन्स की हम बात करें वो काफी भारी भरकम हुआ करते थे, अलग अलग शेप्स के हुआ करते थे, रेक्टेंगुलर, इम्परफेक्ट, स्क्वायर, सर्कल। लेकिन आज के जो कॉइन्स है वो हल्के हैं, लाइट वेटेड है, और शेप सर्कल ही हमें मिलेगा, ठीक है। पुराने कॉइन्स में हमें जो प्रिंटिंग जो दिख जाए, जैसे क्या बने रहते थे, उसमें जानवर बने रहते थे, प्रिंटिंग तो क्या ही होती थी, लेकिन क्या बने रहते थे, जो है क्रीचर्स, जो चीजें, डिजाइन, देवी देवताओं की मतलब डिज़ाइन बनी होगी, है ना, या जो राजा की इमेज बनी होगी, या जानवर की इमेज बनी होगी। लेकिन आज के कॉइन्स की जो हम बात करें तो उसमें वैल्यू डली रहती है कि 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, क्लियर, 20 रुपीज़ का भी आता है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन 11 पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है, फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3, व्हिच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। आपको डेट्स जो है फाइंड करनी है जो पेज 3 में दी हुई है, आपके बुक के पेज 3 नंबर पे, है ना, किस टाइप का लेटर आप उन डेट्स के लिए यूज करेंगे। तो कौन सी डेट लिखी हुई है पेज 3 में, तो पहले तो आपको वो देखनी है, वो मैं यहाँ बताऊंगी, लेकिन आप जरा कोशिश करो, देखो अगर बुक आपके पास है अभी तो देखें। चलो, the dates mentioned are 4700 years ago and 2500 years ago. We use the letter BC, which means before Christ, for these dates.
कौन सी लेटर जो है मतलब ईयर्स बने हुए हैं किस तरीके से, 4700 ईयर्स अगो और 2500 ईयर्स अगो। दैट मीन्स हम इनके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, बिफोर क्राइस्ट, है ना। ये वाला जो टाइमलाइन होता है और ये वाला जो टाइमलाइन होता है, इसमें जो सारे टर्म्स रहेंगे उसको हम बीसी बोलते हैं, इसमें जो सारे टर्म्स रहेंगे उनको एडी या हम कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, और इसको बीसी या बीसीई भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको तब समझाया था बहुत अच्छे से। और ये कौन सा टाइम है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का टाइम है। कौन सा टाइम है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का टाइम है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइमलाइन कैसे लिया जाता था, बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम क्या लिया जाता था, एनो डोमिनी या कॉमन एरा, उससे पहले बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा हम लिया करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसीलिए क्या लिखा है उसको बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो इमेजिन करना है, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन है, यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम। आपको इंटरव्यू करना है, किसके साथ, आर्कियोलॉजिस्ट से मिलेंगे आप, इंटरव्यू लेंगे, है ना, पूछेंगे उनसे जानकारी, प्रिपेयर करेंगे आप लिस्ट 5 क्वेश्चंस की, दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम, है ना, जो क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहोगे। क्लियर, चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे। I would ask the archaeologist the following questions. आर्कियोलॉजिस्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द डेट्स ऑफ सिविलाइजेशन, भाई मैं पूछूंगा कि आपको ये जो सभ्यताएं आई, सिविलाइजेशन आई, इनकी डेट कैसे पता चली। ये दिमाग में आता था कि आपने सब पता कैसे किया, एक ये पूछूंगा। What are the objects you have found in excavation, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते थे जब आप खुदाई करते थे, एक्सकेवेट करते थे, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, है ना, एक क्वेश्चन ये आएगा। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो विच प्लेस टू एक्सप्लोर, आप लोग को पता कैसे चलता है कि कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करनी है, जहां से आपको ये ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, जहां से आपको ये जानकारी मिलेगी। What does archaeologist do, आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, आपका वैसे काम रहता क्या है। ठीक है, वेयर डू द आर्कियोलॉजिस्ट कीप द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स दे फाउंड, अब उन्हें मानो कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मिल भी गया तो उन्हें संभाल के रखते कहाँ हैं ये। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए तो आप अदर भी ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला, आप काम करते कैसे हैं, आपको पता कैसे चलता है कि कहाँ से ऑब्जेक्ट मिलेंगे, साथ में आपको जो है ये ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो इन्हें रखते कहाँ हो। क्लियर, क्योंकि भाई देखो इन्हीं के कारण हमें पता चलती हैं चीजें, इन्हीं के कारण हम चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं बहुत अच्छे से, है ना। जो हम कहते हैं ना कि ये सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन है, उस जमाने के सिक्के, इस जमाने के सिक्के, इन्हीं की मेहनत से पता चलता है। तो सवाल तो बहुत सारे आएंगे कि इतना अच्छा है, पता कर कैसे लेते हैं। क्लियर, तो आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछिएगा। आगे बढ़े, चलो। सो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर अपने कर देना क्लासमेट्स को कि भाई इंटेक्स सॉल्यूशन मैम ने कराए हैं, है ना, इसको देख लेते, समझ लेते। हमने मैथ वर्क देखा, हमने कॉइन्स के बारे में देखा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें देखी जो चैप्टर रिलेटेड है। ऑब्वियसली ऐसे करते करते आगे चैप्टर्स के भी जो रहेंगे उनको भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।